शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो गुजरात में इसी साल दिसंबर में चुनाव है, ऐसे में वहां अपनी पार्टी की जीत के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन उस चुनावी ताल में अपनी आवाज बुलंद करते करते वो 2022 से कहां पहुंच गए, 1947 पर पहुंच गए। उनके जुबानी प्रहार का शिकार हुआ आरएसएस। ओवैसी ने आजादी के संग्राम में आरएसएस का कोई योगदान नहीं बताया। उसके बाद ओवैसी के निशाने पर जानते कौन आए? बीजेपी और केंद्र सरकार। ओवैसी ने बीजेपी के सबसे बड़े सब्जेक्ट, सबसे बड़े टॉपिक यानी राष्ट्रवाद के बहाने पार्टी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी का राष्ट्रवाद नकली है, डुप्लीकेट है। इस दरमियान उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी भी रही। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गोडाउन है, जिसमें से निकलकर नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा गुजरात में कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। आखिर ओवैसी के आरोपों के क्या मायने निकाले जाएं, इसी पर ठोकेंगे हम ताल। लेकिन जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और उसमें से जो कोई निकलता है भाजपा में जाता है। अब हम गुजरात में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जब कभी भी मीडिया हमसे बात करती, मीडिया हमसे पूछती है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि ओवैसी आने से और डिवाइड होकर भाजपा को फायदा होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आपके 17 विधायक जिसको गुजरात की जनता ने वोट देकर विधायक बनाया, वो तमाम के तमाम जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर अभी भी चाय पी रहे हैं, अभी भी चाय पी रहे हैं। अमित शाह उनको गुलाब जामुन खिला रहे हैं और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी से आए तो ऐसा होगा। अरे तुम्हारे विधायक अमित शाह और मोदी से मिले हुए हैं। जब हमारा विधायक कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो एक टेबल पर मोदी के सामने बैठकर आंख में आंख डालकर कहेगा कि भारत के संविधान के तहत इंसाफ होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से तंज कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी पर असदुद्दीन ओवैसी। किस तरह, और क्या कहना चाहिए, सियासी बाढ़ एक के बाद एक कई आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी की भाजपा की सरकार कहती है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम है। वाह भाजपाइयों, तुम्हारा राष्ट्रवाद तो दोगला है, डुप्लीकेट है। आरएसएस के लोग तो कभी भारत की आजादी में कुछ नहीं किया, उन्होंने न लठ फिराए, न चड्डी पहनकर फिराए, कुछ नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी एक गोदाम है और उसमें से जो कोई निकलता है भाजपा में जाता है। इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया, सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान है। और क्या कांग्रेस के बिल्किसबानों का नाम लिया? तुमने सुना कांग्रेस के नेताओं की जबान से बिल्किसबानों का नाम? किसी और को झाड़ू वाले ने नाम लिया, बिल्किसबानों का नहीं लेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस सब पर जमकर बरसे हैं असदुद्दीन ओवैसी। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, आरएसएस समर्थक संगीत रागी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनित जी हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं। एआईएमआईएम के स्पोक्स पर्सन कलीमुल हफीज हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, बहस की शुरुआत में आप ही से करती हूँ। आपने सुना अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को गोदाम बता दिया।
थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी कहा, जो हमने सुनवाया थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को, कि नाश्ता कर रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं आपके विधायक गुजरात में बीजेपी के नेताओं के साथ। मैं एक बार आपको एग्जैक्ट बाइट फिर से सुनवा देती हूं और फिर आपकी प्रतिक्रिया उस पर। सुप्रिया जी ध्यान से सुनिएगा, मैम को रिएक्शन सुनना। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और उसमें से जो कोई निकलता है भाजपा में जाता है। अब हम गुजरात में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जब कभी भी मीडिया हमसे बात करती, मीडिया हमसे पूछती है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि ओवैसी आने से वो डिवाइड होंगे और भाजपा को फायदा होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आपके 17 विधायक जिसको गुजरात की जनता ने वोट देकर विधायक बनाया, वो तमाम के तमाम जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर अभी भी चाय पी रहे हैं, अभी भी चाय पी रहे हैं। अमित शाह उनको गुलाब जामुन खिला रहे हैं और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी से आए तो ऐसा होगा। अरे तुम्हारे विधायक अमित शाह और मोदी से मिले हुए, जब हमारा विधायक कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो एक टेबल पर मोदी के सामने बैठकर आंख में आंख डालकर कहेगा कि भारत के संविधान के तहत इंसाफ होना चाहिए। सुप्रिया जी आपका जवाब, कांग्रेस पार्टी गोदाम, कांग्रेस पार्टी के विधायक बीजेपी से मिले हुए, इल्जाम आप एआईएमआईएम पर लगाते हैं। निरर्थक सवालों का मैं जवाब नहीं देती हूं, लेकिन मुझे यह बताया गया था कि यह शो महिलाओं पर उनका जो बयान था उस पर था। मैं इनका जवाब भी दूंगी और महिलाओं पर भी बात करूंगी। गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी को और ओवैसी जी को एक शब्द बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से जिस दिन प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं, उसकी कुछ ही घंटों में 11 बलात्कारी बाहर आते हैं और यह स्वीकृति भाजपा के 2 एमएलएज ने कमेटी में रहकर यह स्वीकृति वहां की सरकार ने दी। यह एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, यह जुडिशियल डिसीजन नहीं था। तो क्या इस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा? मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, असदुद्दीन ओवैसी जी वहां पर भी गए थे और वहां पर उन्होंने क्या कारनामे किए थे ये सबको पता है। कल भाजपा के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह काजू खा रहे थे। एक महिला ने अर्जी देते हुए कहा, थानेदार 15 साल की लड़की मांग रहा है मुझसे, मैं कहां ले जाऊं, मुझे न्याय दीजिए। वो काजू खाते रहे और गाड़ी में बैठकर चले गए। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है। ये महिला सम्मान की बात करेंगे। 2 दिन पहले हाथरस पर जो हास्यास्पद स्थिति अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई और उनके एफिडेविट पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी, उस पर मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था कि कोई बलात्कार नहीं हुआ हाथरस में। लेकिन जब सीबीआई की चार्जशीट आई और उसमें बलात्कार लिखा गया, तो ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उन तमाम प्रवक्ताओं को, उन मंत्रियों को, उन भाजपा के नेताओं को क्या सजा दी गई जो कहते थे रेप नहीं हुआ है? मैं पूछना चाहती हूं, ये क्या महिला सम्मान की बात करेंगे? मेरा अपना मानना है, चाहे बिल्किस हो, चाहे निर्भया हो, चाहे अंकिता हो, ये देश की बेटियां हैं, ये देश का गौरव है और उनके साथ न्याय होना चाहिए। अपराधियों के साथ, बलात्कारियों के साथ कठुआ से लेकर गुजरात तक आप खड़े रहेंगे और आप देश की बेटियों को न्याय देने की बात करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी जी की जो राजनीति है, वो टीम बी बनकर हर जगह घूमते हैं, भाजपा को जिताने का काम करते हैं। उस पर मैं जितनी टिप्पणी अपनी कम करूं उतना अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के महिला विरोधी चेहरे को उजागर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाओं के साथ इस देश में अत्याचार होता है और नेता धृतराष्ट्र बन जाते हैं। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, ठीक है सुप्रिया जी, मंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, वो तमाम महिला मंत्री चुप हो जाती हैं। कलीमुल हफीज, ये आपको बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की। अभी आपने सुना सुप्रिया जी ने कहा कि आप बी टीम है बीजेपी की। आपका जवाब, आरोप नया नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस कहती है आप बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है ये तो कांग्रेस के साथ रहे।
तो कौन किसकी बी टीम है? इस समय बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, कम से कम जनता के मन में तो होगी। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कांग्रेस की तुलना एक गोदाम से की, क्योंकि कांग्रेस के विधायक कई स्टेट में, गोवा से लेके मणिपुर तक और अभी रिसेंटली गुजरात में कांग्रेस छोड़कर मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए। इसलिए उन्होंने कहा कि वो अमित शाह जी के साथ गुलाब जामुन खा रहे हैं और मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। तो ये तो हकीकत बयान की, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी नाअहली की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है। खुद गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी काबिज है और कांग्रेस उसको हरा नहीं पाई। हम तो पहली मर्तबा वहां गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, इससे पहले तो हम थे भी नहीं। तो फिर बी टीम कौन था और सी टीम कौन था और डी टीम कौन था? इस मर्तबा हम जब गए हैं तो चूंकि ये इनको वोट चाहिए मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए, तो इसलिए इनके पास एक ही रटा हुआ एक जवाब है कि ये बी टीम है। तो हम उसी बी टीम के जवाब में ही असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो बयान है जिस बयान को आप चला रही हैं। तो ये आज देश की जनता जानती है, समझती है कि असदुद्दीन ओवैसी या एएमआईएम गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, दबे कुचले लोगों की आवाज बनने के लिए पूरी कोशिश है। और ये जो पार्टियां इनका वोट लेती हैं, यकीनन गुजरात में कांग्रेस लेती आई है, तो कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करना जरूरी था। इसलिए उस कांग्रेस की जो असल परिभाषा थी वो जनता को बताई। अब जवाब ले लीजिए। सुप्रिया जी ये कह रहे हैं आपको मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन आपको मुस्लिम लीडरशिप कबूल नहीं है। दिक्कत की बात यह है, जैसे भाजपा जो है वो हिंदुओं की ठेकेदार बनने का स्वांग रचती है, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि वो इस देश के मुसलमानों के खेवनहार हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टियां वोटर्स को, इस देश की जनता को या तो हिंदू के रूप में देखती है या मुसलमानों के रूप में देखती हैं। इस देश के लोग क्या चाहते हैं? गए तो थे ये उत्तर प्रदेश अपनी ताल ठोकने। इस देश के लोग क्या चाहते हैं बताएं मुझे। गुजरात में बेधड़क बेलगाम ड्रग्स का धंधा चल रहा है। निजी पोर्टों से ड्रग्स आयात हो रही हैं, निजी पोर्टों पर ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं। गुजरात में गोगा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है ड्रग फूकने के लिए, वो हर पान की दुकान पर मिल रहा है। गुजरात में बेरोजगारी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे। अगर गुजरात में बात करनी है तो गुजरात के फेक मॉडल की बात करिए, गुजरात में माल न्यूट्रिशन की बात करिए, गुजरात में फीमेल लिटरेसी की बात करिए, गुजरात में जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसकी बात करिए, उसकी बात नहीं करेंगे। गुजरात में जो ड्रग्स का बेधड़क खुला व्यापार चल रहा है, और अब तो केमिकल फैक्ट्री से ड्रग्स बरामद हो रही हैं, पोर्ट से निकलकर ये बातें कारखानों तक पहुंच गई हैं। उसके बारे में ना भारतीय जनता पार्टी बात करती है, ना ये बात करते हैं, ना इनका छोटा रिचार्ज जो दिल्ली से गया हुआ उसके बारे में बात करता है। मैं जानना चाहती हूँ उसके बारे में आपकी क्या आइडियोलॉजी। मैं जवाब देना चाहूंगा। देश में इतने युवा है, बजाय उनको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं वो आपको, फूकने के लिए पकड़ाया आपको जवाब देना चाह रहे हैं वो। जवाब ले लीजिए। कालेमुल हफीज, पहले तो आज आप जनता को ये क्लैरिटी दे दीजिए कौन किसकी बी टीम है। देखिए 127 साल पुरानी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी तो इनकी पार्टी को 22 लाख वोट मिले और 5000 पर सीट इनको वोट मिले, और इतने ही वोट एमआईएम को मिले। तो एमआईएम जिसको ये खातिर में नहीं ला रहे हैं, उसको नकारने के बावजूद जिस तरह से ये कह रही है कि इनको नकार दिया, तब भी कांग्रेस के बराबर ही वोट मिले पर सीट एमआईएम को। एमआईएम 92 सीट लड़ी और 4,80,000 वोट मिले। तो वोट में हम और कांग्रेस बराबर हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस हमसे लड़ना छोड़े, कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाए। कांग्रेस बीजेपी को अगर हराना चाहती है तो उसे अपनी कथनी करनी के में जो फर्क है उसे खत्म करना होगा। जो उसी की सरकार में बनी सच्चर कमेटी जो ये बताती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी नीचे चली गई, उसने अपने राज्य में सच्चर कमेटी को लागू तक नहीं किया, और वो फिर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाती है। वोट के टाइम पे तो उसे मुस्लिम याद आते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के कोर इशू आते हैं तो इनकी चप्पी साध लेते हैं। ये अजान पे, ये हिजाब पर, ये हमारे खाने पीने के मामले पर, या जो जैसे भी राजस्थान में ये भाजपा के एक्स एमएलए ने ये कहा कि हमने इनके 5 मारे,
और अभी तक वो आहूजा साथ घूम रहा है, उसके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वो अरेस्ट भी नहीं हुआ। तो ये है वो कांग्रेस। तो इसलिए अगर हम कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं तो कांग्रेस को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। ठीक है, जवाब लीजिए। सुप्रिया जी ये कह रहे हैं आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं मुसलमानों के लिए, इनका आरोप ये। इनकी दिक्कत यह है कि ये मुसलमानों के ठेकेदार बने। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये, उनको लगता है वो हिंदुओं के खेवनहार हैं। इस देश में कोई भारतीय भी रह गया है? इट इज अ माइनॉरिटी टू बी एन इंडियन इन दिस कंट्री टुडे, और हम उसके साथ खड़े हैं। इनकी दिक्कत की बात यह है कि जब इनसे मसलों पर सवाल पूछो, जब मुद्दों पर सवाल पूछो, तो ना भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जलेबी गोल गोल बनाती है और वही काम ये करते हैं। मैं जानना चाहती हूं, ये जहां भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली होने लगती वहां क्यों पहुंच जाते हैं? मुझे कोई इतना बताए। ये अपने वोट हमसे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब किस तरह की धृष्टता की बातें यहां पर हो रही हैं। मैंने तो मुद्दे पूछे, मैंने फीमेल लिटरेसी पूछा, जहां बीजेपी फसले लगती है आप वहां पर उसे बचाने चले जाते हैं। सुप्रिया जी जवाब ले लीजिए, सुप्रिया जी जवाब ले लीजिए। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मेरी बहस में जहां बीजेपी फसती है बचाने जाते हैं। जवाब दीजिए। मेरी बहस भाजपा से है। हम देखिए, हम तो बिहार में भी थे, उत्तर प्रदेश में भी थे, राजस्थान में भी लड़ेंगे और अब गुजरात में भी लड़ेंगे और हम पूरे इंडिया में जाएंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सवाल ये है कि अगर मैं आपको वोट की गिनती बता दी तो इसमें आपको धृष्टता नजर आई, यानी कि जो चुनाव आयोग के आंकड़ों में भी आपको तकलीफ नजर आई, इसमें भी हिंदू मुसलमान नजर आया। जब भारतीय जनता ने या उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया ही इतना है तो मैं उतना ही तो बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? अदिति जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है मैडम। की विफलताएं नहीं दिखेंगी। चलिए अब बीजेपी को भी लेकर आते हैं डिस्कशन में। सुनिए ध्यान से, हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, एमपी है। जनता पार्टी की अर्थव्यवस्था को चौपट करना नहीं दिखेगा। एक सेकंड जवाब लीजिए राकेश जी। बलात्कारियों को रिलीज करना नहीं राकेश दिखेगा। जी ये कह रहे हैं यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिस्कशन है। सुप्रिया जी मैंने आपको बहुत वक्त दिया मैम, प्लीज प्लीज, थैंक यू। राकेश सिन्हा जी, यहां पर जो अभी तक चर्चा हुई, जो असदुद्दीन ओवैसी ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, आपका तो गोदाम है कांग्रेस पार्टी, और यहां पर अभी सुप्रिया जी ने कहा जहां फंसते हैं वहां असदुद्दीन ओवैसी आके आपको रेस्क्यू करते हैं। देखिए, लड़ाई राहुल गांधी और ओवैसी के बीच में है। इस लड़ाई से भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। दोनों ही पार्टियां एक ही वोट बैंक के लिए एक ही चुनाव में एक ही जगह पर जब लड़ेंगी तो निश्चित रूप से ये सास बहू की जैसी लड़ाई हो जाती है। दोनों की विचारधारा एक है, दोनों ही तुष्टीकरण की नीति में विश्वास करते हैं, दोनों ही गुजरात के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रिया जी बोल रही थी गुजरात मॉडल की बात है। पूरे देश को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से गुजरात में क्या हुआ। एक छोटी सी घटना है कि कच्छ गुजरात में है। कच्छ को हम किस रूप में जानते थे, किस रूप में देखते थे? वह एक डेजर्ट था, वह भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर था, वहाँ तापमान ऊंचा होता था, वहाँ सालों भर पानी नहीं मिलता था। ये कच्छ का हमने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कच्छ को इसी रूप में देखा। वहाँ पर्यटक सिर्फ इसलिए जाते थे कि देखते हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक कैसा डेजर्ट है। वहाँ पर 1 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हो रही है। पूरे देश को जानना चाहिए, जो डेजर्ट जिसको आप कहते हैं, जिस डेजर्ट में लोग पांव नहीं रखते थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में 1 लाख दूध की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का शिलान्यास किया। उस कच्छ में आज क्रांति तीर्थ बना हुआ भुजर कच्छ में, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? वहां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। जिस गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, कृपया बुनियादी परिवर्तन को देखिए। आप कहीं से टिट बिट जो भानुमति का कुनवा बनाकर किसी विकास के कार्य के पीठ में छुरा मारने का काम मत कीजिए। देश की जनता को बरगलाने का काम मत कीजिए। अब दूसरी बात में आता हूं। देखिए, ओवैसी क्या चाहते हैं? ओवैसी का उद्देश्य है कि मुसलमानों का हम एक छत्र नेता बने, जो जिन्ना कर रहे थे वो मैं करूं। कांग्रेस क्या चाहती है कि जब हम जिन्ना का काम हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं तो फिर ओवैसी की क्या जरूरत है? तो दोनों की जो लड़ाई है वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कौन किसकी बी टीम है? बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि दोनों लड़ रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के लिए, लेकिन जब ओवैसी मुस्लिम वोट को एक बैनर तले ले आएंगे तो फायदा किसे होगा?
फायदा किससे होगा राकेश जी? देखिए, हम दो वन नेशन, देखिए अदिति जी हम वन नेशन वन पीपल में विश्वास करते हैं। भारत जनसंघ के दिनों से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह चुके हैं, यह एक राष्ट्र और एक जन है। यानी हम लोगों को तोड़ कर नहीं देखते हैं। एक बात बताइए अदिति जी, आप बहुत परिपक्व पत्रकार हैं, सैकड़ों डिबेट कर चुके हैं, इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, आयुष्मान योजना है, इंश्योरेंस 49 करोड़ लोगों को दिया गया इंश्योरेंस में, क्या हमने पूछा है कि तुम्हारा धर्म क्या है? क्या 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त का राशन राज्य एक उनको सम्मानित तरीके से दे रहा है, क्या राज्य ने किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा है कि आपको जाति और धर्म के आधार पर हम देंगे? किसी भी तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों में, नई दिल्ली से जारी होने वाले राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों में एक भी कार्यक्रम में, एक भी स्थान पर यदि धर्म का उपयोग हुआ तो आप बताएं, और हम भारतीय जनता पार्टी उसको सुधार करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए। बता सकते हैं एक काल्पनिक शत्रु खड़ा करके देश के जनता को विभाजित करने का काम मत कीजिए। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए लड़ते हैं, मुस्लिम लीडरशिप हासिल करना चाहते हैं और जनता को विभाजित करते हैं, ये आरोप लग रहे हैं सुप्रिया जी। अदिति जी, मुझे सिर्फ दो बातें कहनी है। मेरी बात का पहला मुद्दा यह है कि अगर आपने इतना ही विकास और इतना ही काम किया है तो क्यों देश के प्रधानमंत्री को चुनाव के दौरान शमशान कब्रिस्तान बोलना पड़ता है? क्यों देश के प्रधानमंत्री को मंच से चुनावी रैली में यह बोलना पड़ता है कि कपड़ों से मैं पहचान लेता हूं? क्यों देश के बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री को इतने काम करने के बावजूद यह बोलना पड़ता है ये 80-20 की लड़ाई है? थोड़ी स्वविवेचना, थोड़ा आत्मचिंतन भारतीय जनता पार्टी को डींगे हाँकने से पहले करना चाहिए। संविधान की शपथ ली है आपने। दूसरी बात मैं यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, यह जो डेवलपमेंट का डींग और ढोल बजाया जाता है उसकी कुछ सत्यता जान लीजिए। उसकी सत्यता है कमर तोड़ महंगाई आज, और वो महंगाई जो बेरोजगारी की बाढ़ में लोगों को और प्रताड़ित कर रही है। जब 83% जनता की आय घट गई है, जब आटे का दाम 22 से 40 और दूध का दाम 35 से 60 हो गया है, पेट्रोल डीजल की तो मैं बात नहीं कर रही हूं, पकौड़े तलने वाले तेल का दाम 90 से 220 आपने पार करा दिया है। आपको पता है इस देश में हर घंटे, अदिति जी, हर घंटे 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा ऐसा बिठाया है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ के जा रहे हैं और 1/4 आत्महत्या करने वाले आज दिहाड़ी मजदूर हो गए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आती जो गरीबी और अमीरी की खाई है उसको बढ़ाते हुए, और यहां पर आप आके डेवलपमेंट की बात करते हैं? ठीक है, लोगों की महंगाई से गला रेत रहे और यहां पर आके आप महंगाई की चर्चा नहीं करना चाहते हैं? क्या बात करते हैं? और भी कई खास मेहमान है, मैं सबका एक कमेंट लूंगी। यहाँ पर बहुत पेशेंस के साथ उन्होंने इंतजार किया है। सबसे पहले संगीत रागी जी, यहाँ पर आपने देखा मैं सियासी चेहरा जो था वो हर पार्टी से इसीलिए सवाल उठाया क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। हर कोई एक दूसरे कोई कह रहा है एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई कह रहा है ये उनकी बी टीम है, कौन किसकी टीम है। अगर इसे लार्जर स्केल पे देखूं तो फिर तो ये कहना चाहिए सारे ही एक दूसरे की टीम है। देखिए, इस देश का एक अद्भुत विमर्श है। यदि मुस्लिम वोटों का यदि बंटवारा होता है पार्टियों के बीच में तो वो कहा जाता है सेकुलर वोटों का बंटवारा हो रहा है, और यदि हिंदू वोटों का एक साथ संगठित करने की बात की जाती है तो कहा जाता है ये कम्युनल है। अजीब बात है। यानी कल जाकर के शिवसेना यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती है या कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई आप हिंदुओं के वोटों का बंटवारा मत कीजिए, और क्योंकि हिंदुओं को हमको संगठित तौर पर लड़ना है। लेकिन सेकुलर पार्टियां चाहती हैं कि ओवैसी नहीं लड़ें, क्योंकि ओवैसी यदि लड़ते हैं तो हो सकता है उनके मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो उनका टूट जाए और जिससे उनको राजनीतिक तौर पर नफा नुकसान होना है। लेकिन ओवैसी से फायदा किसे हो रहा है ये भी तो अपने आप में सवाल है ना। आपने नुकसान बताया, फायदा भी तो किसी को हो रहा है सियासत में। राजनीति हर को अपनी ही जमीन पर करनी चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अपनी चीजों को छोड़ करके जो उसका सबसे ताकतवर चीज है उसको छोड़ करके वो दूसरे के विकेट पर बैटिंग करने जाए तो वो सफल नहीं रहेगी। वहाँ वो ओवैसी उनको लगता है कि हाँ हमको मुस्लिम समाज का नेतृत्व करना चाहिए तो वो कर रहे हैं वैसा। कल जाकर के आपने सेकुलरिज्म का इस प्रकार का विश्लेषण ही क्यों किया? इस देश में ऐसा ढांचा ही क्यों खड़ा किया?
ये तो आपके ऊपर है। अब रही बात, एक सुप्रिया जी ने एक जिक्र किया था, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए था, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के मामला है। यही दिग्विजय सिंह है ना जो महिलाओं के लिए टंच शब्द का प्रयोग करते थे, यही इनके कर्नाटक। आप मत यूज कीजिए सर, एक रिस्पांसिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते मैं उसकी इजाजत आपको, मैं आपको थोड़ा सा भाषा की मर्यादा को रखना चाहती हूं। दूसरा देखिए, इनके एक कर्नाटक के एमएलए हैं, उन्होंने कहा एंजॉय द रेप, ऐसी बातें तो इनके पार्टी के लोग भी करते हैं। देखिए ये छींटा किसी बंद करके और कायदे से लीजिए कि यदि आपको गुजरात में यदि चुनाव लड़ना है तो आप मुद्दों पर जाकर के लड़ लीजिए। यदि कोई इकोनॉमी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी 70 साल में आपने खड़ा किया था, और यदि 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी यदि 3.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है तो उसमें इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है। यदि दुनिया में यदि 10वीं अर्थव्यवस्था आप 2014 में छोड़ करके गए थे, यदि आज 5वीं अर्थव्यवस्था हो जाती है, इसके बावजूद कहते हैं कि आप कुछ नहीं आपने काम किए। आपके समय पूरे 70 साल के समय आपको 7 एम्स थे, यदि 17 एम्स खड़े हो जा रहे हैं। अब वो उस लेवल पर डिस्कशन में नहीं जाना चाहती हूँ, उस लेवल पर डिस्कशन में जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात की, सुप्रिया जिस पे जवाब देना चाह रही थी। सुप्रिया जी 30 सेकंड्स है मैम, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रवाद को लेकर क्या कहा वो रिएक्शन हम सुनवाएंगे, लेकिन सुप्रिया जी 30 सेकंड्स प्लीज, जल्दी से जवाब। मुझे लगता है जो देश आजादी के 75 साल बना रहा है, अगर उस पर यहां पर कुछ पुरुष बैठकर तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप, तेरा कमेंट वर्सेस मेरा कमेंट करेंगे तो ये अपने आप में हमारे चेहरों पर एक धब्बा है, पहली बात। और दूसरा, एक औरत के 11 बलात्कारियों को रिहा कर उनको संस्कारी आपके एमएलए बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी और हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे। हाथरस में लड़की का रेप हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उसकी जबान काट दी गई, उसका दाह संस्कार मिट्टी का तेल डाल के कर दिया गया और हम चुप रहेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं। क्या बात करते हैं आप लोग? आपको लगता है कुलदीप सिंह सेंगर आपका एमएलए दोषी पाया जाएगा? आरोपी नहीं, दोषी पाया गया रेप और मर्डर का, हम चुप रहेंगे। चिन्मयानंद अपने आश्रम में क्या कर रहे थे, हम चुप रहेंगे। लेकिन उससे पहले में एक खबर आ रही है, स्वामी स्वरूपानंद जी का निधन हुआ है और आई थिंक हम सबको इसके बारे में अपना शोक व्यक्त करना चाहिए और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। अभी अभी किसी ने मुझे ये ब्रेकिंग न्यूज भेजी है, अभी मैंने किसी चैनल पर नहीं देखी है, पर यहाँ पर जो ब्रेकिंग न्यूज है उसमें पता जी चल रहा हम है वो खबर दिखा रहे हैं सुप्रिया जी, हम खबर दिखा रहे हैं, बहुत ही दुखद खबर है और हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से हम राष्ट्रवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जो बड़ी बातें कही गई सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार कहती है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम है, बोलते हैं ना कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम मुद्दा है, बोलते हैं ना, हर भाजपाई बोलते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। आपको मालूम एक गुजरात का बेटा जिसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया, जिसने कश्मीर में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी, इसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया है। और गोपाल सिंह भदौरिया उसको शौर्य चक्र दिया गया, और कैसे मिला उसके परिवार को शौर्य चक्र? पोस्ट से बुझा दिया गया, पोस्ट से। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री वो शौर्य चक्र को लेकर गोपाल सिंह भदौरिया के मां बाप के चरणों में जाकर नहीं रख सकते थे? जिसने भारत की जमीन को पाकिस्तान के टेररिस्टों से मुकाबला करके अपनी जान को कुर्बान कर दिया, आप पोस्ट से भी जाते हैं। वाह भाजपाइयों, तुम्हारा राष्ट्रवाद तो दोगला है, डुप्लीकेट है। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं भाजपा का, बीजेपी का राष्ट्रवाद दोगला है। वापस राकेश सिन्हा, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन राष्ट्रवाद को इस देश में राष्ट्रवाद पर डिबेट रही है। मौलाना गुलाम सरवर, असदुद्दीन ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा योगदान रहा आजादी में। ये सब बातें कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कहना पड़ा और बार बार क्यों कही जा रही? सबसे पहले द्वारका के पीठदेश्वर आज हिंदू धर्म के बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के इस निधन की खबर पर मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे।
और ये एक दुखद खबर है जो इसी शो में आप लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखा रही है। देखिए, ओवैसी साहब पर बात करने से पहले मैं सुप्रिया बहन ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं और संगीत रागी साहब ने बड़ा बेहतरीन तर्क पेश किया। मैं तो बधाई देता हूं उनको कि आज उन्होंने क्या मैंने जवाब निकाल कर लाया कि ये एक बड़ा प्रश्न है इस देश में कि मुस्लिम वोटों के डिवीजन का जहां मामला आता है वहां लोग ये कहते हैं और ये बिल्कुल सत्य है। ये किसी को बात बुरी जरूर लगी होगी लेकिन सत्य है कि भाई सेकुलर वोट का बंटवारा हो रहा। तो क्या मतलब हिंदू यहां का सेकुलर नहीं है क्या? ये तो स्पष्ट मतलब इसके अपोजिट अगर हम बोलेंगे तो यही फिर बोलना पड़ेगा कि नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू बहुत सेकुलर है और अगर एक कदम आगे बढ़कर बोला जाए, इसमें कोई चापलूसी या किसी को खुश करने के लिए नहीं, तो हिंदू बड़ा सेकुलर है। ये एक बात पहले। दूसरी बात, ओवैसी साहब पैदा कहां से होते हैं? कौन है जो ओवैसी साहब को इस जगह पर लाता है? कैसे ओवैसी साहब मुसलमानों के दिलों को जीतते चले जा रहे हैं और कैसे वो भीड़ बढ़ती चली जा रही है? जीत रहे हैं वो दिल, चिंतन करने दिल की आवश्यकता। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी, आपकी बात बीच में करते हुए। हाँ, क्योंकि अगर हम ग्राउंड पर देखें तो ग्राउंड में वो जहां इलेक्शंस हुए वहां पर तो वो कन्वर्ट होता दिखा नहीं। आदित्य जी, वो इलेक्शन में पहुंच जा रहे हैं, उनको उम्मीदवार मिल जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यही इस बात की अलामत है कि उनका ग्राफ बढ़ रहा, वरना बहुत सारी पार्टियां ऐसी भारत में हैं जो जिनको उम्मीद मैं अब नुकसान फायदे की बात नहीं, पहले मैं मुद्दे पर आता हूं। अभी बात गुजरात से चली। गुजरात से जब बात चली है तो 2002 के दंगे का बार बार जिक्र होता है और बिल्किस बानो का जिक्र हो रहा है। अभी सुप्रिया बहन ने किया जिक्र। सवाल यह पैदा होता है कि 2002 में दंगे हुए, 2004 में देश ने भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से हटाया, यूपीए की सरकार आई, 10 साल यूपीए की सरकार रही, 10 साल। सवाल मैं बहन सुप्रिया से पूछना चाहता हूं, इन 10 वर्षों में आपकी सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ने उन दंगाइयों को चिन्हित किया क्या? उनको गिरफ्तार किया क्या? उनको सलाखों में डाला? उन पर वो सारे चार्जेस लगे जो लगने चाहिए? आज आप कह रहे हो मोदी जी जिम्मेदार हैं, अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। वो 10 साल आप क्या कर रहे थे? आपने उन जिम्मेदारों को सलाखों के अंदर क्यों नहीं डाला? सवाल आपसे होगा और यही सवाल अब ओवैसी साहब उठाते हैं। आप बी टीम सी टीम करते रहिए, बी टीम कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक भारत के वास्तविकता को नहीं समझेंगे, भारत के सोच को नहीं समझेंगे, भारत के आम जनों की भावनाओं को नहीं समझेंगे, आप धर्म की राजनीति करते रहिए। ठीक है, अब जवाब और आरोप लगाते रहिए। सुप्रिया जी, लेकिन सुप्रिया जी, ये मौलाना सरवर ने जो कहा इस वक्त ये यूपीए के 10 साल को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। पार्टी है और कथित सेकुलर। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। आप ही के सवाल का जवाब दे रही है वो, आप ही के सवाल का जवाब। सुप्रिया जी, सबसे पहले तो आपका पैनल जबरदस्त बैलेंस है, वो अलग चीज है। मैं एक्चुअली राष्ट्रवाद के बात में बात करना चाहती हूं। राष्ट्रवाद का नाम वो लोग ले रहे हैं जिनका आजादी के आंदोलन में रिकॉर्ड था मुखबिरी और माफीनामे लिखने का। आज बड़े बड़े नेताओं को आत्मसात करने की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने काले कारनामे करने छोड़े नहीं थे। 1945 में अग्रणी नाम का न्यूज़पेपर छापता था नाथूराम गोडसे, उसमें कार्टून निकला था, 10 शीशों का रावण बनाया गया था, उसमें से जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल के साथ बोस का भी चेहरा था और उसको पर तीर मार रहे थे मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और सावरकर जी। उसके बारे में मोदी जी देश से माफी कब मांगेंगे? आरएसएस कान पकड़ के 52 साल तक तिरंगा ना फहराने के लिए माफी कब मांगेगा? पुराना इतिहास तो छोड़ दीजिए, थोड़े नए पन्ने पलट लेते हैं। ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला रहे थे। जम्मू कश्मीर में जिसको आसिया अंद्राबी को इन्होंने अपना चेहरा बनाया, वो सेपरेटिस्ट थी नहीं, सरहद उस पार से मिली हुई थी। सैफुल्ला को इन्होंने टिकट देकर लड़ाया चुनाव, वो दुर्दांत आतंकवादी था। इनका यूथ सेल का जो अध्यक्ष पाया गया मुंबई में, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया था। ये हमें अकल और पाठ सिखाएंगे। इनकी जो राजनीति है वो अवसरवाद की है। जब अवसरवाद था
तो पीडीपी सम्मानित पॉलिटिकल पार्टी थी। जब अवसरवाद खत्म हो गया तो पीडीपी एक गैंग बन गई। ये राष्ट्रवाद हमें ना पढ़ाए, और इसलिए ना पढ़ाए क्योंकि राष्ट्रवाद का ठीक मैं उसका जवाब भी दे रही हूँ। हाँ, मैम आप सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि सुबुही खान मैं करीब आधे घंटे से ज्यादा की डिबेट कर चुकी हूँ, एक भी कमेंट में उनका नहीं ले पाई हूँ मैं। और जहां तक पैनल का सवाल है तो हाँ, यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिला है जो इस डिबेट का हिस्सा है। हर उस पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिला है जो इस डिबेट का हिस्सा है और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं। सुबुही खान, ये हिंदू मुसलमान एक संघ विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता दोनों ही राइट विंगर है, ये कौन सा पैनल है? चलिए कोई बात नहीं। मैम तो कलीमुल हफीज भी इसी डिबेट में बैठे हैं, हमारे रोल पर कलीमुल हफीज भी इसी डिबेट में है, आप भी इसी डिबेट में हैं, मौलाना सरवर भी इसी डिबेट में। बात बोलने दीजिए, आपने सवाल पूछा था ना, आप मुझे बोल लेने दीजिए। आपने सवाल पूछा था गुजरात के हमारे रोल पर। मैम मैं आपको बाद में मंच दूंगी, मैंने आपको टाइम दिया उसके लिए। प्लीज नाउ लेट मी टेक अ कमेंट फ्रॉम सुबुही खान, आई विल गिव इट बैक टू यू। आई विल गिव यू द माइक बैक। पूछा है आप ही के जवाब दे रही थी। हाँ मैं आपको वापस मंच दे दूंगी। सुबुही खान, राष्ट्रवाद कौन किसकी ए टीम बी टीम, कौन किस सिक्के का, एक ही सिक्के के दो पहलू। यहां पर तो राजनीति की जो तस्वीर है वो तो ये लगता है कि सभी यहां मिले हुए हैं। जी अदिति, बहुत ही दुखद स्थिति है कि कुछ ऐसे विषय जिन पे सभी राजनीतिक दलों को सामने आकर एक होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो या महिला सुरक्षा की बात हो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, बट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा और पार्टी खेलने के अलावा कुछ होता नहीं है। जहां तक बिल्किस बानो की बात आती है, मैंने शुरू से ये मेंटेन किया है, मैं आज भी कहती हूं कि श्री कृष्ण के देश में महिलाओं की आबरू से खेलने वालों की सजा केवल और केवल दंड है। रेमिशन पॉलिसी मर्डरर्स के ऊपर, रेपिस्ट्स के ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए, और एज पर 2014 रेमिशन पॉलिसी लागू होती भी नहीं है। इन अक्यूज पर्संस को जो छोड़ा गया है वो आई थिंक 92 की पॉलिसी के तहत छोड़ा गया है, जिसको मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिल्कुल गलत मानती हूं। आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार से भी अपील करती हूं कि इस पे जरूर इंट्रोस्पेक्शन करें और मनन करें कि इस पे क्या हो सकता है या किन कारणों से ऐसा हुआ है। दूसरी बात, सुप्रिया जी से मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर आपको बिल्किस बानो का इतना अफसोस है तो अंकिता जैसी लड़कियों को अगर सरेआम जला दिया जाता है तब आप क्यों नहीं बोलती हैं? जब हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद होता है तब आप क्यों नहीं बोलती हैं? फरीदाबाद में निकिता तोमर के माथे पे गोली मार दी जाती है तब आप नहीं बोलती हैं? हाथरस की बेटी तो आपको याद आती है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अगर एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, लेकिन क्योंकि वो रेपिस्ट चारों मुसलमान होते हैं तो आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को सूट नहीं करेंगे, तो आप उस बलरामपुर की बच्ची के लिए नहीं बोलती हैं। आपके राजस्थान के सीएम रेपिस्ट्स के ऊपर और बच्चियों के खिलाफ बयान देते हैं, आप उनके लिए नहीं बोलती हैं। जैसे अभी संगीत रागी जी ने बोला कि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े धुरंधर नेता महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बात करते हैं, आप उसके खिलाफ नहीं बोलती हैं। अगर महिला होने के नाते महिला की आबरू पे कोई छींटाकशी होती है, कुछ अपमान होता है, आपको बुरा लगता है, तो पार्टी से ऊपर होके बोला करिए भाई, पार्टी से ऊपर उठ के बोला करिए। कम से कम महिलाओं के सम्मान और इज्जत के ऊपर यहाँ पर बैठकर राजनीति मत करिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं यहाँ पे जो भी उनके पार्टी के स्पोक्सपर्सन का नाम है जी, हफीज जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्किस बानो के लिए तो बोलते हैं, लेकिन हैदराबाद में 12-12 साल की बच्चियों को अरब से शेख लाके आके खरीद के ले जाते हैं, मिस्यार मैरिज के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, रेप करते हैं उन बच्चियों के साथ शरिया कानून के नाम पर, तब कहां जाता है महिलाओं का सम्मान? कम से कम औरतों की आबरू पर राजनीति खेलना आप लोग बंद करिए, कम से कम एक मुद्दे पर एक हो जाइए। ठीक है सुबुही खान, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर आके सिन्हा जी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आपका राष्ट्रवाद दोगला है, फर्जी है, नकली है। तो सब एक तो राष्ट्रीय नेता को ऐसे शब्द का चयन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है। देखिए, राष्ट्रवाद से जमीन नहीं होते, राष्ट्रवाद लोग होते हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के गुलाम अली जी जो गुजर मुस्लिम हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको संसद में जगह मिली है। ओवैसी साहब इस चीज को, इस विकास को, इस लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को किस रूप में देखते हैं? जो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जमीन तक पहुंचा, जिस लाल चौक पर
भारत माता की जय बोलना और झंडा फहराना एक अपराध होता था, और जहां झंडा फहराने का साहस नहीं करते थे वहां हजारों लोग इकट्ठा होकर भारत माता की जय और तिरंगा झंडा के साथ आगे बढ़ते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, और जिस तिरंगा यात्रा के कारण नई पीढ़ी को वह संदेश मिला जो संदेश तिलस्री बरुआ ने 12 साल की उम्र में, बाजी रावत ने 12 साल की उम्र में शहादत देकर दी थी, शिरीष कुमार मेहता ने 15 साल की उम्र में शहादत देकर दी थी, मातंगिनी हाजरा ने जिस तिरंगा को हाथ में लेते हुए तिरंगा के सम्मान के लिए शहादत दी थी, वो शहादत की कहानी के इतिहास की किताबों में सीमित रूप में रहता, या वह नई पीढ़ी तक एक संदेश के रूप में, व्यवहारिक संदेश के रूप में जाता है। कांग्रेस पार्टी ने उस तिरंगा यात्रा से अपने आप को अलग कर लिया। राकेश जी, आपने उनका आधा ही मैसेज सुना है, आप एक बार पूरा मैसेज सुनिए और उस पर मुझे जवाब दीजिएगा, उस पर मुझे जवाब दीजिएगा। सुनवाइए जरा। आरएसएस के लोग तो कभी भारत की आजादी में कुछ नहीं किया, उन्होंने न लठ फिराए न चड्डी पहनकर फिराए, कुछ नहीं किया उन्होंने। देश की आजादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं था। नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार कहती है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम है, बोलते हैं ना कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम मुद्दा है, बोलते हैं ना, हर भाजपाई बोलते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। आपको मालूम एक गुजरात का बेटा जिसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया, जिसने कश्मीर में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी, इसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया है। और गोपाल सिंह भदौरिया उसको शौर्य चक्र दिया गया, और कैसे मिला उसके परिवार को शौर्य चक्र? पोस्ट से भिजा दिया गया, पोस्ट से। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री वो शौर्य चक्र को लेकर गोपाल सिंह भदौरिया के मां बाप के चरणों में जाकर नहीं रख सकते थे? राकेश जी जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं ओवैसी को, जिस ये राष्ट्रवाद यानी स्वतंत्रता की लड़ाई एक साझी लड़ाई थी, और जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है, ओवैसी अपने इतिहास बोध को मजबूत करने, सविनय अवज्ञा आंदोलन में आरएसएस के कारण विदर्भ में, जो आरएसएस महाराष्ट्र तक उस वक्त सीमित संगठन था, विदर्भ में जब आंदोलन मर चुका था तो डॉक्टर हेडगेवार जी की पहल के कारण वो आंदोलन जीवित हुआ। राष्ट्रीय अभिलेखागार का वो स्वयं अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो किसी अपने अध्यापक को भेज कर अध्ययन करवा ले। दूसरी बात, 42 के आंदोलन में ओवैसी साहब अष्टी चिमूर में संघ के स्वयंसेवकों ने नेतृत्व करके शहादत दी, शहादत दर्जनों में थी। पटना में जो 7 लोगों ने सचिवालय पर झंडा फहराया, जिसमें 7 में 5 9वीं क्लास के छात्र थे, उमाकांत सिन्हा, रामानंद, राम गोविंद, सतीश झा और जगतपति, इसमें 2 संघ के स्वयंसेवक थे। तो मैं जो कहना चाहता हूं, मैं पूरी बात कर लूं, आजादी के साथ ही देश में विभाजन की विभीषिका हुई। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज NWFP जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था, अब्दुल गफ्फार खान भारत में रहना चाहते थे, जनमत संग्रह में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ, मुस्लिम लीग को सिर्फ 49.49% ने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान में जाने की अनुमति दी। उस NWFP को कांग्रेस ने वहां भेज दिया। हम तो अखंड भारत के समर्थक थे, हम तो देश के विभाजन के विरोध में थे। एंटी पाकिस्तान डे का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा था। जो लोग पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थे वो ओवैसी जवाब दें कि हैदराबाद का इंटीग्रेशन 17 सितंबर को मनाते हैं क्या देश ओवैसी की पार्टी के लोग बताएं कि इंटीग्रेशन डे मनाते हैं या ब्लैक डे मनाते हैं? ओवैसी के कार्यालय में काला झंडा फहराया जाता है कि तिरंगा झंडा फहराया जाता है? ये आप AIM और कांग्रेस से पूछिए, लेकिन जो सवाल मैं आपके सामने बार-बार लेकर आ रही हूं। एक बात अंतिम कह दूं ओवैसी पर, एक अंतिम बात कह दूं। देखिए, रजाकार वे लोग थे हैदराबाद में जो हिंदू महिलाओं पर, हिंदू लोगों पर अत्याचार करते थे। उन रजाकारों की पार्टी ओवैसी की पार्टी है। वही रजाकार का नेता जब पाकिस्तान भेज दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो रजाकार के नेता ने ओवैसी के दादा को अपनी पार्टी का सारा इल्म देकर गए। वही ओवैसी उस पार्टी को चला रहे हैं। आज ओवैसी इस देश में रजाकारों की निंदा नहीं कर सकते हैं।
ठीक है सर, लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया को लेकर जो वो सवाल पूछ रहे थे, उस सवाल का जवाब मैं आपसे चाह रही हूँ, अगली बार आऊंगी तो उसका जवाब आपसे लूंगी। आपने सवाल पूछा है कलीमुल हफीज से, वो जवाब लीजिए। कलीमुल हफीज, उसके बाद सुप्रिया जी, प्लीज जल्दी जल्दी 30 सेकंड्स में अपना काउंटर रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त सबको मिल पाए, प्लीज। देखिए, आरएसएस का ये इतिहास है कि आरएसएस ने आजादी से पहले भी टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया और फिर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने 2 प्रोविंस में सरकार बनाई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और बंगाल में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उनके आइडियोलॉग है वो उप मुख्यमंत्री बने और मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री बना। तो ये तो आरएसएस का इतिहास है। दूसरी बात, आजादी के जितने भी आंदोलन हुए, चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सारे आंदोलन में आरएसएस ने मुखालफत की। आरएसएस के जो जिम्मेदार थे वो पेंशन ले रहे थे अंग्रेजों से और बाकायदा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जबकि सारे भारतीय हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों को भगा रहे थे, काला पानी की जेल काट रहे थे या अपनी जानों को नजराना पेश कर रहे थे, लेकिन ये लोग माफिया मांगकर पेंशन लेकर बाहर आ गए थे। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनसे पूछा कि इनका राष्ट्रवाद खोखला है। ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, उसके बाद प्लीज राकेश सिन्हा जी 30 सेकेंड। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा है, आप इतिहास में जा रहे हैं, आप सभी इतिहास में जा रहे हैं, लेकिन जो एक सवाल था शौर्य चक्र को लेकर, शहीद लांस नायक को लेकर, उस पर जवाब जरूर दीजिएगा सर। जी दीजिए अदिति जी, मैं जवाब देता हूँ। जो टेलीविजन पर बैठकर राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आप देश को यह भी नहीं बता पाए हैं कि आरएसएस की स्थापना सविनय असहयोग आंदोलन के समय नहीं हुई। आरएसएस 25 में बना। 1920 में डॉक्टर हेडगेवार इसके संस्थापक 1 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट में जेल गए। आप हमसे प्रमाण पत्र मांगने वाले कौन हैं? आपको यही पता नहीं कि संघ 25 में बना कि 21 में बना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार हजारों लोगों के साथ विदर्भ में सत्याग्रह किया, जो जंगल सत्याग्रह है, जहां बड़ा स्मारक बनाया जा रहा है। 42 में अष्टी चिमूर में पटना में शहीद स्मारक का उदाहरण दिया। सैकड़ों दर्जनों लोगों ने बलिदान दिया और आप टेलीविजन पर बैठकर इतना भी ज्ञान नहीं रखते हैं कि आरएसएस की स्थापना कब हुई और आरएसएस पर प्रवचन दे रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सुप्रिया श्रीनाथ जी का पहले कमेंट ले लेंगे। सुप्रिया जी का मुझे प्लीज ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को मौका देना है, प्लीज प्लीज। इसीलिए मैं हर गेस्ट से बार बार कह रही हूँ 30 सेकंड्स, ताकि मुझे रोकना ही ना पड़े। आप अपने जवाब को 30 सेकंड्स में टाइम कीजिए। सुप्रिया जी। अदिति जी, यहाँ पर 2 बातें बोली गई। यहाँ पर बोला गया हमें बोलना चाहिए जब बाकी महिलाओं पर भी हुआ हो। तो सामाजिक कार्यकर्ता की जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम बाकी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरह मुंह में दही नहीं जमा लेते हैं जब कुछ हमारे प्रांतों में होता है। 26 दिन के अंदर सजा मिलती है राजस्थान में, और झारखंड में जब अंकिता के साथ हुआ तो मैं ही नहीं, मेरे शीर्ष नेतृत्व, उसमें प्रियंका गांधी जी भी है और राहुल गांधी जी भी ने इसकी भत्सना करी और तुरंत कार्रवाई की, दंड की मांग करी। हम मुंह नहीं फेर लेते हैं और यहां पर आकर टीवी पर उसको सही नहीं ठहराने लगते। जो हाथरस के और उन्नाव के और लखीमपुर के चीरहरण के दौरान हुआ, हमें गलत बात मत पढ़ाइए, मैं गलत बात नहीं सुनती हूं। यहां पर एक बात बोली गई 370 की, आपने 370 हटाया, कोई बात नहीं। आप आज जो कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, जो वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे वो मिस बाला हो, जिस तरह से उनकी हत्याएं हो रही हैं, आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? आप उनको करंट तार में लगे हुए से उनकी भगदड़ मचाते हैं, उनको प्रदर्शन करने से रोकते हैं। आप एक फिल्म का प्रमोशन करते हैं कश्मीर के नाम पर, और जब कश्मीरी पंडितों को वाकई में मारा जाता है तो आप चुप हो जाते हैं। लव जिहाद हो रहा है झारखंड की अंकिता क्या आप मानते हैं कि हिंदू बच्चियों के साथ लव जिहाद हो रहा है? हाँ या ना में तो जवाब दे दीजिए। लफाजी राकेश जी रुक जाइए सर, अभी सुबुई खान प्लीज, सुबुई खान प्लीज, मैं आपको वापस दूंगी। एक सवाल एक सेंटेंस बता दूं, एक सेंटेंस। अदिति सिर्फ एक सवाल सुप्रिया जी से, वुमन टू वुमन, वुमन टू वुमन। सुप्रिया जी सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अंकिता के जिंदा जलाने को तो आप कंडेम करती हैं, लेकिन एक पूरा पैटर्न पूरे भारत की हिंदू बच्चियों के साथ अलग अलग शक्लों में जो लव जिहाद हो रहा है, क्या आप उसको कंडेम करती हैं? आप तो लव जिहाद को लव जिहाद कहने से भी इनकार करती हैं। आपकी दिक्कत यह है, आप उस पार्टी के साथ खड़ी है जो हाथरस को ऑनर किलिंग बताता है। आपकी दिक्कत यह है कि जब कुलदीप सिंगर रेप करता है आप चुप रहती है। आपकी दिक्कत यह है कि जब लखीमपुर में चीरहरण होता है तो आप भाजपा की लोलो करती, वो करना बंद कर दीजिए। जब राजनेता ऐसा काम करते हैं तो समाज में किसको न्याय मिलेगा? आप बोलिए भाजपा के खिलाफ,
कठुआ में जब बलात्कारियों के हक में खड़े रहते हैं भाजपाई, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। क्या बात करती हैं आप यहाँ पे आके? औरत न हिंदू है न मुसलमान है, इस देश की औरत के साथ जब अन्याय होगा तो सबको बोलना चाहिए। यहाँ पर आकर ड्रामेबाजी नहीं करती, यहाँ पर आके संगीत रागी जी, उसके बाद राकेश सिन्हा, जल्दी प्लीज, और कलीमुल्लाह प्लीज, उसके बाद खुदक कर भाजपा की अगुवाई करनी बंद कर दीजिए प्लीज, आराम से। अरे तमीज से तो बात करिए। पर्सनल अटैक्स I will not take it lying down. पर्सनल अटैक्स नहीं, पर्सनल अटैक्स नहीं, मर्यादित तरीके से भी अपनी बात रखी जा सकती है, संयम के साथ वाद विवाद किया जा सकता है। प्लीज, थैंक यू सो मच। संगीत रागी, उसके बाद राकेश सिन्हा। बोला मोदी जी ने पूरा हाथरस बीत गया। प्लीज बोला लखीमपुर में संगीत रागी की आवाज। सुप्रिया जी, मैंने आपको बहुत वक्त दिया है मैम, हम जानना चाहते हैं। जी मैम, आपने सवाल पूछा है, बीजेपी प्रवक्ता उस पर जवाब देंगे। देखिए, ठीक है, अभी दूसरे पैनलिस्ट का टाइम है। देखिए अदिति जी, कश्मीर से 4.5 लाख पंडित भाग गए थे। कितनी महिलाओं का रेप हुआ था, उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हुआ, मामला तो कोर्ट तक भी नहीं पहुंचा था, और कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। तो क्या कहा जाए। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम इसी तरह से तू मैं करेंगे? करने के लिए तो हम भी कह सकते हैं। राहुल गांधी चर्च के जिस पादरी से जाकर के मिल रहे थे, वो कौन सा है? आप अपने इस देश में पादरियों से, चर्च से, आर्क बिशप आपके लिए लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मतदान करना। तो ये क्या पोलराइजेशन नहीं करते हैं आप बड़ा सेकुलरिज्म चिल्लाते हैं। आप बंगाल के अंदर जाते हैं, ऐसे मौलाना के साथ आप समझौता करते हैं जो रेडिकल फेस है बंगाल की राजनीति में। आप ही के नेता जो है वो आसाम में कहते थे कि अली और कुली के सहारे हम आसाम में सत्ता चला रहे हैं। इमरान मसूद आपके नेता थे, जिनको आपने ला करके यहाँ पर उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी का बोटी बोटी काट करके लाएं। और फिर आप कहते हैं आपके नेता कमलनाथ थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जाकर के कहा कि मुसलमान 90% जो है वो जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। तो बात बहुत साफ है। एक निष्कर्ष कह दूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राजनीति इस बात की है कि 18% मुसलमानों को, 14% मुसलमानों को हम गोलबंद करें। और चूंकि हिंदू समाज जो है वो विभाजित रहता है, प्लीज धैर्य रखिए ना। हम आपकी बात पर, अब जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, चूंकि हिंदू समाज जो है वो जातियों में बटा हुआ है, तो मुसलमानों को हम गोलबंद कर लेते हैं। लेकिन इनके सारे समीकरण पिट गए हैं। नतीजा आज ये है कि 6 स्टेट ऐसा है जहां पर इनकी जमानत जब्त हो गई, एक भी इलेक्शन जीत करके नहीं आया है। ये दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि आप इसी नैरेटिव को, इनको लगता है कि हम हिंदुओं को अपमानित करके, हिंदुओं को प्रताड़ित करके, मुसलमानों के पक्ष में बोल करके इनको लगता है कि हम दोबारा राजनीति के फिर शीर्ष स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो ये आप संभव नहीं होने वाला है। तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। जल्दी से पहले मैं जवाब लूंगी राकेश सिन्हा जी, जो मेरा आपसे सवाल था सर जी, उस सवाल का जवाब सर। देखिए, दो बात में कांग्रेस पार्टी को मैं 2 बात कहना चाहता हूं कि पहली बात कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के जितने राष्ट्रीय प्रश्न हैं उसमें उसका क्या योगदान है। जो राहुल गांधी आज देश की एकता की बात कर रहे हैं और यहाँ उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप खड़े थे। आज तक आपने 370 धारा के हटने का समर्थन दिल से नहीं किया है, आज तक नहीं किया है। और राम मंदिर के निर्माण पर आपने मायूसी के साथ कोर्ट के निर्णय को स्वीकार किया है। जिस पार्टी में देश के संस्कृति, विरासत और राष्ट्रता के प्रति तनिक भी सम्मान का भाव नहीं है, वह पार्टी आज कश्मीरी पंडितों की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर में आप कब गई हैं? किसी एक होटल में एक रूम खाली नहीं है। टूरिस्ट की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आप जम्मू कश्मीर में रैंडम जाके रूम नहीं ले सकते हैं। जो लोग किलिंग करते हैं उनको प्रोत्साहन देने वाले तो आप ही लोग हैं। अब्दुल्ला के साथ कौन खड़ा? जो अब्दुल्ला, जो मुफ्ती पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, जिनको हमने हाशिए पर डाल दिया। हमने लोकतंत्र को पंच सरपंच के माध्यम से जमीन तक पहुंचाया है। आप कायरतापूर्ण कार्य करने वालों को प्रोत्साहित कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित जाएगा, जम्मू कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित जाएगा। पूरी डिबेट की क्लिप मैं आपको भेज दूंगी मैम, पूरी डिबेट की क्लिप, और आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आपको कितना वक्त मिला और दूसरे पैनलिस्ट को कितना वक्त मिला। मैम प्लीज डोंट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी, देखिए मैं डोंट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी।
I don't get into confrontation with the editor. Yeah, ma'am. Please don't accuse me of things which are not happening. तो मैं कब बोलूंगी? हाँ मैम, आपको जब मौका मिलेगा बोलेगा। यहाँ पर सभी बोलने के लिए आए हैं, आपको सबसे ज्यादा वक्त दिया है मैंने, सबसे ज्यादा। कलीमुल हफीज, उसके बाद सुप्रिया जी। तो भाई आपका 5:1 पैनल है, तो बोलने का मौका मुझे दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है AIM बीजेपी के साथ खड़ी है मैम, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। देखने वाले को ऐसा नहीं लग रहा है। पहले आरएसएस संगीत राजू जी ने बोल लिया। मैम प्लीज, मैं उस लेवल पर जाकर बहस में वक्त जाया नहीं करना चाहती। मैं आपको क्लिप भेज दूंगी, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्लीज कलीमुल हफीज के बाद आप बोलिएगा मैम, कलीमुल हफीज के बाद आप बोलिएगा। हर पैनलिस्ट मैम बोलने आया है डिबेट में, प्लीज कलीमुल हफीज। सबसे पहले तो राकेश सिन्हा साहब इस बात के लिए माफी मांगे कि तो हमारा जो जवान है लांस नायक भदौरिया, जिसको शौर्य चक्र मिला, उसकी शहादत का अपमान बीजेपी ने किया है। बीजेपी कब माफी मांगेगी? और सिन्हा साहब अभी माफी मांगे। दूसरे नंबर पे जो बिल्किस बानो के बलात्कारी और उनकी पूरी फैमिली के हत्यारों को आपके भारतीय जनता पार्टी के MLA ने संस्कारी बताया, इसके लिए माफी मांगे। उनको छोड़ दिया आपकी सरकार ने, इसके लिए माफी मांगे। और आखिरी बात ये कि आखिर इस देश का मुसलमान किससे उम्मीद लगाए? कांग्रेस तो उनको उनका तुष्टीकरण और उनका इस्तेमाल करके छोड़ देती है, और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक युद्ध छोड़ देती है, यानी उनको निशाना बनाकर। तो आपको इन दोनों में से उम्मीद है? आखिर हम कहा, अच्छा, आपकी उम्मीदें भी नहीं पर टिकी हुई है, आपकी उम्मीदें भी नहीं पर टिकी हैं। ठीक है सुप्रिया जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि राकेश सिन्हा जी जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह झूठे हैं और सदन में झूठ बोलते हैं? क्योंकि गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह ने सदन में बयान दिया है कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो यहां पर आकर ये झूठ लप करके क्यों बोलते हैं, इस बारे में पहले जानकारी मिल जाए। यहां पर बैठे हुए लोग हमें सवाल कर रहे हैं, जब बजरंग मुनि औरतों को बलात्कार करने की बात करता है और यति नरसिंहानंद औरतों के बारे में तो छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी को मां बहन की गाली देता है और कालीचरण महात्मा गांधी के जन्म पे सवाल उठा देता है, तब आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूटता है। ऐसी क्या ईर्ष्या है, ऐसी क्या जलन है, ऐसी क्या दिक्कत है गांधी से कि आज भी उसके गोड से उसके हत्यारे के उपासकों के साथ खड़े रहने को आप मजबूर हैं? ये मैं जरूर पूछना चाहती हूँ। गांधी के बिना काम नहीं चलेगा इस देश में, लेकिन उपासकों के सामने जाके गोडसे के सामने कर दो। एक मिनट, अंत में एक बात जरूर कहूंगी, 1 मिनट बोले थे सर आप, 1 मिनट, अंत में एक बात जरूर कहूंगी। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? पहले सोने पर, फिर पहनने पर, फिर धर्म को, आज कहीं किसी और मुद्दे को ले आए, और जो काम ट्रोल करते थे वो अब इनके मुख्यमंत्री और अधिकृत हैंडल कर रहे हैं। इतना सकपका गए हैं, पैरों के तले से जमीन। ठीक है मैडम, जवाब लीजिए राकेश सिन्हा। आने वाली चीज का अंदेशा है, आप लोग घबरा गए, आप लोग बौखला गए, अब बोराएंगे भी। एक महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया है। मैं बता दूं सुप्रिया जी, आप महिला हैं, हमारे सब घर में हमारी माँ और बहनें हैं। इस देश में आज़ादी के बाद हम सब पढ़े लिखे लोग विकसित होते रहे। जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत अपने को साइंटिफिक कहने वाले प्रधानमंत्री थे। देश में महिलाओं तक सैनिटरी नैपकिन नहीं पहुंच रहा था। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमारी दादी, हमारी प्रधानमंत्री थे नहीं, प्रधानमंत्री ने एम्स और IIT और भाभा एटॉमिक सेंटर और इसरो जैसी देखिए, मैं बोल लूं जमा खर्च नहीं किया। मैं बोल लूं जब आप बोल रही थी, तो अगर वो बोल रहे थे तो आपको बुरा लग रहा था मैम। सुप्रिया जी, तो रूल तो सबके लिए सेम ही होंगे मैम। सुप्रिया जी, आप एक पत्रकार हैं जी, जवाब ले लीजिए। सुप्रिया जी, आप कांग्रेस के पत्रकार रही हैं जी। देखिए, मैं इतना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में लाल किले से क्या घोषणा की, हर बहन के पास, हर बेटी के पास सैनिटरी नैपकिन पहुंचेगा। देश में कितना बुनियादी परिवर्तन आया है, इसको देखना चाहिए। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का वोट का नहीं है। प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद से देश के सैकड़ों NGO, सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, हजारों लोगों ने उस सैनिटरी नैपकिन को ट्राइबल महिलाओं, दलित महिला, गरीब महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया है। और बलात्कारियों को गुजरात की सरकार रिहा करेगी और प्रधानमंत्री चुप रहेंगे। देखिए, क्या बात करते हैं? अगर ये डिबेट, अगर आप चिल्लाने से, अभी आप कह रही थी कि मैं इस तरह से वाद विवाद नहीं करती, बहुत अच्छी बात है मैम, अगर आप उसी रूल बुक को स्टिक करें, उसी रूल मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। राकेश जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स है। देखिए, चुप्पी पर देखिए, प्रधानमंत्री मैम, लेट हिम फिनिश सुप्रिया जी, थैंक यू। सुप्रिया जी,
मैम आपने सवाल पूछ लिया, एक बार नहीं कई बार पूछ लिया, तो जवाब तो ले लीजिए ना मैम। राकेश सिन्हा, देखिए मैं इतना कहूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बुनियादी असर हरियाणा से लेकर सिक्किम तक क्या हुआ सुप्रिया जी? थोड़ा सा राजीव गांधी फाउंडेशन आपके पास है, यह भी रिसर्च करा लीजिए। सिर्फ जातीय और टुकड़े गैंग के सहारे आप सत्ता में नहीं आ सकती, आप अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकती हैं। जो राहुल गांधी 365 दिन में 250 दिन विदेशों में घूमते हैं, 250 दिन विदेशों में रहने के बाद भारत में आकर भारत से परिचित होते हैं, वो राहुल गांधी के पास देश के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक समस्या पर बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो जानते नहीं कि भारत में नारियों की स्थिति क्या है। 70 साल में भारत के नारियों को अपने कमजोर करके रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठोस बुनियाद दिया है। गोपाल सिंह को लेकर आपने उस पर मुझे जवाब नहीं दिया। पहले मैं एक कमेंट के लिए जाऊंगी कलीमुल हफीज के पास, फिर मैं वापस इसी सवाल के पास आऊं। इसी सवाल के साथ मैं वापस आऊंगी सर, प्लीज। कलीमुल हफीज, चलिए कलीमुल हफीज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संगीत रागी जी और राकेश सिन्हा जी, इसके बाद आपको इस सवाल का जवाब देना है जो मैंने आपसे पूछा। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है या कंटेनर जोड़ो यात्रा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कौन सा विमर्श लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं। जहाँ तक सुप्रिया जी ने कहा कि भाई राहुल गांधी के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बहुत टिप्पणियाँ की जा रही हैं, तो ये सवाल टिप्पणियाँ जरूर की जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर ये कहते हैं कि अक्सर बहुत दिखाते हैं। जैसे एक बार उन्होंने संसद में कहा कि यदि हमने कुछ कहा तो देखिएगा भूचाल आ जाएगा। पता लगा कि उसमें कुछ भी नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा भी टाएं फिस होकर के आ जाएंगे। जहाँ तक महिलाओं का नेतृत्व का सवाल है, अरे आप अपनी पार्टी का परिवार तो जोड़ लीजिए। पार्टी के अंदर ही प्रियंका गांधी का खेमा जो है राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहता है, और राहुल गांधी का खेमा प्रियंका गांधी को अध्यक्ष नहीं देना चाहता है। दोनों अखाड़े आपके घर के अंदर ही हैं। और एक बात और, आप बहुत टिप्पणी करती हैं, 1971 में श्रीमती सोनिया गांधी कहाँ थी? इटली के दूतावास में भाग गई थी, जिनको आप आज कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, आप पूरे देश में सबसे राष्ट्रवादी नेता के तौर पर आपकी पार्टी परोसती है। नहीं, लेकिन निजी टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने तो अध्यक्ष पर टिप्पणी की। निजी टीका टिप्पणी करने की जरूरत संगीत रागी जी, किसी के भी बारे में आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण, संगीत रागी जी, क्योंकि आपने राजनीतिक विश्लेषण की ये खोल ओढ़ा हुआ है, जो आप आरएसएस की बकवास यहां पर मेरे सामने व्हाट्सएप का ज्ञान परोसेंगे और मेरी नेता के लिए झूठ बोलेंगे, तो अवमानना के लिए तैयार रहिएगा। बेकार की बात मुझसे करिएगा मत। एक औरत के लिए, और एक मिनट चुप रहिए आप, अब मेरी बात सुनिए। बड़ी देर नहीं, ये आप व्यक्तिगत टिप्पणी आप करना बंद कीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी आप मत कीजिए। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष पर टिप्पणी की है। मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। आप जाकर के अपना पूछ लीजिए। आप पूछ लीजिएगा कि ऐसी सच्चाई है या नहीं है, संगीत रागी जी, ये जानकारी है या नहीं है। आप झूठ परोसते हैं। आरएसएस का डीएनए ये है। अपना आंसर कंक्लूड कर लीजिए प्लीज, जल्दी से। श्रीमती सोनिया गांधी इस देश की नागरिकता कब ली है? श्रीमती सोनिया गांधी ने इस देश की नागरिकता कब ली? आप बताएंगी? रुक जाइए। जो आप सारे संगठनों के राष्ट्रवादी होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह वो इटली से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी क्या? नहीं, वो इटली से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। बात बोलने का मौका नहीं दे रहे, क्योंकि आप भी भाजपा की तरह बौखला गए हैं। आप बोराएंगे भी, आप पागलों की तरह बात भी करिएगा। जो नहीं, आरएसएस ने कभी आइए आप अपनी भाषा का क्लिपिंग्स जाकर के देख लीजिएगा। एक औरत ने, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे था, उस सवाल का जवाब दे दीजिए राकेश सिन्हा की आवाज जल्दी से, क्योंकि वो सवाल जुड़ा हुआ है शहीद लांस नायक से। राकेश सिन्हा 20 सेकेंड सर। देखिए, उनको जो आर्मी का तीसरा बड़ा सम्मान है वो भारत सरकार ने दिया है, और ये देना ही हम उनके राष्ट्रवाद को, उनके जोखिम भरे
देश की रक्षा करने के पूरे बलिदान देने को देश उनको नमन करता है, भारत सरकार नमन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों का सम्मान और उसमें जाति धर्म भेद नहीं किया। देखिए, उनके परिवार में कुछ संकट था जो मैं बोलना नहीं चाहता, टीवी पर नहीं बोलना चाहिए था। कुछ पारिवारिक संकट था, उस संकट के नाते जो यह टेक्निकल रास्ता अपनाया गया उसका आर्मी जवाब देगी। भारत सरकार का जो कर्तव्य था कि हम अपने शहीद का सम्मान करें, वो हमने सम्मान दिया। पद्म अवार्ड से लेकर शौर्य अवार्ड तक जिस तरह से इस देश में दिया जा रहा है, जिस देश आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। किसी शहीद के परिवार के भीतर चल रही बातों को हम उठाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उनकी शहादत का सम्मान करते हैं। बोलने के लिए ही बुलाया गया है। आपकी पार्टी को और आपको अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत वक्त दिया गया मैम, थैंक यू सो मच। इस डिस्कशन में वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी न्यूज़।